हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा क्लास 12th ज्योग्राफी का 7th चैप्टर चल रहा है, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं। ये इस चैप्टर का लास्ट 4th एपिसोड है जिसमें हम बात करने वाले हैं तृतीयक और चतुर्थक गतिविधियों से रिलेटेड कुछ और टर्म्स की। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे पर्यटन की। एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे पर्यटन क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और कुछ और छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करें तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आउटसोर्सिंग क्या होता है, होम शोरिंग क्या होता है, डिजिटल डिवाइड क्या होता है, उनको हम समझेंगे और जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यटन की। पर्यटन, जब हम नाम सुनते हैं बड़ा अच्छा सा फील होता है, माइंड हल्का सा लगता है ना, फ्रेश हो जाता है। अगर सोचने से सुनने से अच्छा लग रहा है तो थोड़ा और सुन लीजिए, थोड़ा और सोच लीजिए, शायद और अच्छा लगे। वर्चुअल विजिट भी की जा सकती है। कोविड-19 के टाइम में आप जा नहीं पा रहे होंगे। पर्यटन क्या है, जो हमने परिभाषा पढ़ी थी किसी समय में, तो उस वक्त परिभाषा और अब की परिभाषा में डेफिनेशन में बदलाव हुआ है। पहले यह माना जाता था कि पर्यटन का अर्थ होता है किसी दूसरे स्थान की यात्रा करना। किस उद्देश्य से? एंटरटेनमेंट, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है या रिलैक्स खुद को करना है, उस उद्देश्य के लिए जाया जाता था, वो पर्यटन होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर किसी भी दूसरे स्थान की यात्रा की जा रही है किसी भी उद्देश्य के साथ, तो वो भी पर्यटन है। जैसे आप रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो, आप मथुरा जा रहे हो, आप अजमेर जा रहे हो, आप ननकाना साहिब जा रहे हो, अमृतसर जा रहे हो, तो वो भी टूरिज्म है। ये रिलीजियस टूरिज्म में आएगा। ऐसे ही आप अगर बिजनेस के उद्देश्य से कहीं जा रहे हो तो बिजनेस टूरिज्म है। हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी और सस्ती है। काफ़ी देशों से लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो ये मेडिकल टूरिज्म है। तो अब टूरिज्म जो है वो काफ़ी विस्तृत हो गया है और एक बड़ा व्यवसाय भी बन गया है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में बड़ा योगदान होता है टूरिज्म का। काफ़ी सारे राज्य है हमारे देश में। राजस्थान की बात करें, J&K की बात करें, तो उनकी इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है उसमें बड़ा योगदान होता है टूरिज्म का। टूरिज्म, पर्यटन, घूमना फिरना, ये शहरों में आम बात रहती है। मिडिल क्लास सोसाइटीज़ हैं या जिनकी रेगुलर इनकम है, उनके लिए विंटर ब्रेक या समर ब्रेक में रेगुलर उनको जाना होता है, फिक्स होता है। इसके लिए पैसा भी चाहिए होता है, दूसरा टाइम भी चाहिए कि हम कुछ दिनों के लिए कुछ टाइम के लिए हम अपने काम धंधे को अगर छोड़ पा रहे हैं तो हम जा पाते हैं। जो डेली वर्कर्स हैं या जिनकी इनकम कम होती है तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है कहीं पर घूमने के लिए जाना या कुछ पैसे स्पेंड करना है, क्योंकि गुजारा करना भी मुश्किल होता है जिस प्रकार की महंगाई होती है। तो आमतौर पे जो शहरी बच्चे हैं तो वो ज़रूर कहीं घूम के आए होंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर। वहाँ नहीं तो एटलीस्ट वो शिमला, आगरा, मथुरा, वृंदावन धार्मिक यात्रा पे ज़रूर गए होंगे। बाकी ग्रामीण इलाकों में टूरिज्म का मतलब इतना ज़्यादा विकसित अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि इनकम से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे ननिहाल में गर्मियों की छुट्टियों में जाना भी टूरिज्म का एक हिस्सा माना जाता है। बहुत सारी यादें टूरिज्म है तो वहीं से जुड़ी होती है। तो चलिए हम टूरिज्म की शुरुआत करते हैं। पर्यटन है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, सबसे पहले इसी को जानने का प्रयास करेंगे। पर्यटन कितना विकसित होगा किस स्थान पर, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो मांग, डिमांड कितनी है उसकी। जैसे जैसे मांग बढ़ती है, मांग डिपेंड करती है आर्थिक विकास के ऊपर, और जब मांग बढ़ती है तो वो प्लेस और ज़्यादा विकसित होता है। आप सब अर्बन एरिया की बात करोगे, दिल्ली एनसीआर है तो वहाँ के आसपास के इलाके हैं तो वहाँ पर काफ़ी कुछ डेवलप हो गया अब धीरे धीरे। कोलकाता के आसपास का इलाका है तो वहाँ ग्रामीण इलाके हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ है तो बाहर के इलाकों में लोग निकलने लगे हैं। तो मांग जितनी अधिक होगी उतना ही विकास होगा वहाँ पर पर्यटन का। दूसरा, परिवहन के साधन, वहाँ तक पहुँचने का साधन, कैसे पहुँचा जाए। जिन स्थानों पर परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध होते हैं वहाँ पर पर्यटन ज़्यादा विकसित होता है। जैसे पहाड़ी इलाके हैं तो हम पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे, सभी इलाके बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन जैसे शिमला की बात करें, मनाली की बात करें, कुल्लू की बात करें, तो वहाँ पर क्योंकि आसानी से साधन उपलब्ध हैं तो वहाँ पर्यटन है वो ज़्यादा संख्या में जा पाते हैं। ऐसे ही जैसे परिवहन के साधनों में से हमने बात की कि वायु परिवहन है वो सस्ता हुआ और सब जगह के लिए उपलब्ध हुआ, तो अब लाखों की संख्या में लोग विदेशों में भी जाने लगे छुट्टियां बिताने के लिए। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है, बड़े फेमस टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप हुए हैं।
क्योंकि अब वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध है और सस्ती उपलब्ध है। तो मांग और परिवहन दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो टूरिज्म को प्रभावित करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि हम जब जाने का अगर सोच लेते हैं, मान लीजिए कि हमें जाना है, तो कौन से कारक हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं कि कहाँ पर जाएं, कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी स्थान को टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके उनको देखते हैं कि ये कौन से फैक्टर होते हैं। तो इनमें से शामिल है सबसे पहले जलवायु, कि जलवायु एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो किसी स्थान को टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करती है। जैसे जो गर्म जलवायु वाला देश है तो वहाँ पर जो ठंडे स्थान होंगे वहाँ पर लोग जाना पसंद ज़्यादा करेंगे। शिमला, देहरादून, नैनीताल क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और लोग वहाँ पर जलवायु बहुत अच्छी रहती है तो वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। तो जलवायु फैक्टर होता है। जैसे यूरोपियन देशों की बात करें, जो ठंडे जलवायु वाले देश हैं, तो वो तटीय इलाकों में जाते हैं जहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक होता है, सनबाथ लेने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। तो पहला कारक है जो जलवायु किसी भी स्थान को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप करता है। दूसरा है भूदृश्य, अलग अलग प्रकार के भूदृश्य, टोपोग्राफी है, वो भी इफेक्ट करते हैं। जैसे पहाड़ी इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, या झील है, या तटीय इलाके हैं। इस प्रकार के जो इलाके हैं वहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। तीसरा इतिहास और कला, कुछ स्थान जो ऐतिहासिक स्थान होते हैं, इतिहास से जुड़े होते हैं, कला से जुड़े होते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों की उनमें रुचि होती है, उत्सुकता होती है, या एजुकेशनल वैल्यू भी होती है, अपने बच्चों को वो लेकर के आते हैं। राजस्थान की बात करें तो सारे जो स्थान है वो इतिहास या कला से जुड़े हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं बात की जाए हमारे देश में, या राजस्थान में हम जैसलमेर, बाड़मेर की बात करें, जयपुर की बात करें, ताजमहल की बात करें, तो ऐसे प्लेस भी टूरिस्ट स्पॉट में डेवलप होते हैं जो इतिहास या कला से जुड़े होते हैं। इसके साथ संस्कृति भी कला का विकास करती है। संस्कृति विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की कल्चर होती है और उसके साथ साथ वो कुछ इस प्रकार की कला विकसित कर लेते हैं। विशेष प्रकार की कला होती है उनकी, विशेष प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है और उसी कारण वहाँ पर लोग आकर्षित होते हैं वहाँ पर जाने के लिए। जैसे आजकल एक कल्चर डेवलप हुई है, लोग गाँव की तरफ अच्छा खासा जाते हैं, या काफ़ी ऐसी जगह डेवलप की गई जिसमें गांव जैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है, तो कल्चर को जानने के लिए आते हैं। या विदेशी है, वो अलग अलग राज्यों की कल्चर, अलग अलग भागों के कल्चर को समझने के लिए भी आते हैं। तो कल्चर जो विभिन्नता है वो भी डेवलप करती है टूरिज्म को। लास्ट है अर्थव्यवस्था, ये भी टूरिज्म को प्रभावित करने वाला एक कारक है। अर्थव्यवस्था, जैसे जो देश जितनी ज़्यादा विकसित होते हैं वहाँ पर काफ़ी इस प्रकार की मार्केट बनी होती है, मॉल्स बने होते हैं, तो वो भी टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप होते हैं। एफिल टावर अर्थव्यवस्था के कारण है। या हम ऑस्ट्रेलिया की मार्केट की बात करें, हम यूएसए की मार्केट की बात करें, लंदन की मार्केट की बात करें, तो वहाँ घूमने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ है। मॉडर्न फैसिलिटीज़ की बात करें तो उन चीज़ों को देखने के लिए, वहाँ पर अपने समय को व्यतीत करने के लिए भी लोग जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी भी स्थान को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम एक प्रकार के टूरिस्ट की बात करते हैं, वो है मेडिकल टूरिज्म। जैसे हमने बात की कि किसी भी उद्देश्य से यात्रा की जाती है तो वो टूरिज्म होता है, और जब मेडिकल उद्देश्य से यात्रा की जाती है तो वो मेडिकल टूरिज्म होता है। हमारा देश इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म है वो विकसित होने के कई सारे कारण हैं। पहला तो ये कि हम चिकित्सा में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। अगर हम यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, तो वहाँ भी मेडिकल लाइन में बड़ी संख्या में इंडियन डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे वर्ल्ड क्लास की हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ पे विकासशील देश हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि विकसित देशों की तुलना में यहाँ पर इलाज है वो 50% से भी कम कॉस्ट आती है। यह विकसित देशों से काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है और यहाँ पर केयर अच्छी होती है। तो जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो मेडिकल प्रॉब्लम को फेस करें तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभ रहता है, सस्ता भी रहता है और केयर भी अच्छी होती है। और यहाँ पर विकसित परिवहन सुविधाएं भी है। देश में विश्व के किसी भी कोने से देश के किसी भी भाग में अब जाना बड़ा आसान है। तो इन सब कारणों से हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म है वो तेज़ी से विकसित होता जा रहा है। तो ये था हमारा मेडिकल टूरिज्म और टूरिज्म। अब हम कुछ टर्म्स की बात करने वाले हैं जो टर्सरी, क्वाटनरी,
क्विनरी एक्टिविटीज से जुड़ी हुई टर्म्स है। सबसे महत्वपूर्ण टर्म्स है आउटसोर्सिंग, कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा और कभी इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया होगा। चलिए हम आउटसोर्सिंग को थोड़ा डीपली समझते हैं। आउटसोर्सिंग क्या है? इसके लिए हिंदी में जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है वो होता है बाह्य स्रोत। आउट मतलब बाह्य और सोर्स मतलब स्रोत, बाह्य स्रोत। अगर हम इसको शुद्ध हिंदी की बजाय साधारण तरीके से देखें तो इसका अर्थ होता है ठेके पे काम करवाना। अब समझ में आ गया होगा कि जब कोई कार्य किसी दूसरे देश में करवाया जाता है तो इसे ऑफशोरिंग या अपरतन कहते हैं। जैसे भारत और चीन में कॉल सेंटर खुल गए हैं। अब पहले हम आउटसोर्सिंग को समझ लेते हैं कि आउटसोर्सिंग का अर्थ होता है कि जब किसी बाहरी एजेंसी से काम करवा लिया गया, जैसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के एग्जाम हुए और उसको किसी कंपनी को ठेके पे दे दिया गया रिजल्ट को तैयार करना, ये आउटसोर्सिंग है। या कई बार ये भी होता है टाइप कर लिया जाता है, कंप्यूटर टीचर्स जो स्कूल में होते हैं वो टाइप कर लिया, आउटसोर्सिंग से लगे होते हैं। मेडिकल स्टाफ भी कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी के साथ टाइप किया, वो सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा, ये आउटसोर्सिंग है। और जब ये आउटसोर्सिंग किसी दूसरे देश में काम करवाया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके कॉल सेंटर इंडिया में, चाइना में, तो उसे हम ऑफशोरिंग बोलते हैं, यानी कि दूसरे देश में काम करवाया जा रहा है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का ये ऑफशोरिंग कहलाता है। जैसे इंडिया और चाइना में कॉल सेंटर है, कंपनी यूएसए की है, सामान बेच रही है ब्राजील में और उसका कॉल सेंटर है इंडिया में, तो ये आउटसोर्सिंग होता है। ऐसा क्यों करवाया जाता है? ताकि इसलिए किया जाता है ताकि उनको प्रॉफिट अधिक हो, प्रॉफिट मेन होता है, क्योंकि उन देशों में हो सकता है जहां आउटसोर्सिंग के काम करवाए जा रहे हैं वहां पर वो सस्ते में उपलब्ध है और दूसरा प्रबंधन की चिंता नहीं रहती। आउटसोर्सिंग की विशेषताएं क्या होती है? इसकी विशेषताएं, पहला सस्ता पड़ता है, सस्ते का मतलब है प्रॉफिट अधिक होगा। दूसरा, कुशल व्यक्तियों की उपलब्धता आसानी से हो जाती है, जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो आसानी से उपलब्ध करवाते हैं, उनका एक मैनेजमेंट होता है। अंग्रेजी भाषा संचार कौशल की मांग कुछ देशों में अधिक होती है और वो जहां पर अवेलेबल, कुछ देशों में अवेलेबल नहीं है तो आउटसोर्सिंग के द्वारा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पलायन करने वाले देशों में रोजगार सृजन भी होता है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जिन देशों में से लोग माइग्रेट करते हैं क्योंकि बेरोजगारी अधिक है तो वहाँ पर अब रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है, काफ़ी सारे लोगों को काम धंधा मिलना शुरू हो जाता है, तो वो समस्या दूर हो जाती है। तो ये इसकी विशेषताएं होती है आउटसोर्सिंग की, यानी कि ठेके पे जो काम करवाए जाते हैं। एक होम शोरिंग भी वर्ड है, ऑफशोरिंग के साथ होम शोरिंग है, काफ़ी पॉपुलर रहा है कोविड-19 में और ऐसा पॉपुलर हुआ कि इन फ्यूचर ये कंटिन्यू रहने वाला है और ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। पिक्चर देख करके आप थोड़ा सा आइडिया लगा रहे होंगे होम शोरिंग क्या है। होम शोरिंग का अर्थ होता है किसी कंपनी के द्वारा अपने कर्मियों को, अपने कर्मचारियों को घर बैठ करके काम करने की सुविधा देना, होम शोरिंग कहलाता है। कोविड-19 के टाइम में ज़्यादातर कंपनियां जहां तक पॉसिबल है वो ये फैसिलिटीज़ दे रही है कि घर से काम किया जाए, तो ये होम शोरिंग है जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। ये सूचना प्रोसेसिंग जो फील्ड है उससे रिलेटेड व्यवसाय है, ये इंटरनेट से जुड़ा होता है, उनमें ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि इसमें इंटरनेट से जुड़े काम करने होते हैं और वो घर से बैठ करके या कहीं से भी आसानी से किए जा सकते हैं, तो घर से काम करना होम शोरिंग कहलाता है। एक और टर्म है वो है डिजिटल डिवाइड या अंकीय विभाजन। क्या है? पीछे एक दो बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी रहा है ये डिजिटल डिवाइड या अंकीय विभाजन क्या है। यहाँ इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए, यही डिजिटल डिवाइड या अंकीय विभाजन है। चलिए डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। सूचना और संचार जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, उस पर आधारित विकास से उभरने वाले अवसर दुनिया में असमान रूप से वितरित है, यानी कि जो आईटी इंडस्ट्री है उसके प्रभाव पूरे विश्व पर एक समान रूप से नहीं पड़े हैं, उसकी सुविधाएं पूरे विश्व में एक समान रूप से नहीं है, असमान रूप से वितरित है। देशों में व्यापक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक असमानता व्याप्त है और उसी के कारण ये सूचना और प्रौद्योगिकी है, इसमें कुछ देश हैं वो आगे बढ़ गए हैं, कुछ देश पिछड़ गए हैं। इसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है, यानी कि जो डिजिटल डेवलपमेंट होना है वो डिजिटल डेवलपमेंट इक्वल नहीं हुआ है, कुछ देशों को फ़ायदा अधिक मिला है, कुछ को कम मिला है, तो ये डिजिटल डिवाइड या अंकीय विभाजन कहलाता है। ओके, यानी आईटी इंडस्ट्री है, उसके प्रभाव और उसकी सुविधाएं, उसकी सेवाएं सब जगह एक समान नहीं है, सभी देशों में अलग अलग है, कुछ देश आगे निकल गए हैं, कुछ देश पीछे रह गए हैं, तो ये डिजिटल डिवाइड या अंकीय विभाजन है। ये जरूरी नहीं कि देशों में अंतर हो, एक ही देश में अंतर होता है। गाँव में शहरों की तुलना में सुविधाएं कम होती है। आप सिग्नल देखते हो, सिग्नल लेते हो, जो गाँव में रह रहे हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है इवनिंग टाइम में,
या कई बार ऐसा भी होता है कि आप रूम के अंदर बैठे हो तो आपको कॉल भी ठीक से नहीं कर पाते हो, डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। तो ये भी डिजिटल डिवाइड है, अंकीय विभाजन है। तो क्लियर हो गया होगा कि ये है क्या। जैसे हम हमारे देश की कुछ फैक्ट्स है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं लेके आया हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ट्राई, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ट्राई है, उसने 2014 में एक रिपोर्ट दी थी। उसके अनुसार देश में 90 करोड़ टेलीफोन उपभोक्ता थे। उनमें से 54 करोड़ 54 करोड़ है वो शहरी और 35 करोड़ है वो ग्रामीण है। यानी कि कनेक्शन में दोनों में डिफरेंस है, असमानता है। इंटरनेट की बात करें तो 22 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता उस वक्त थे। उसमें से 15 करोड़ से ज़्यादा ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं और वो ब्रॉडबैंड शहरों में है। यहाँ भी अंतर है। खुद ट्राई का आंकड़ा ये कहता है कि शहरों में दूरसंचार का घनत्व 144% है जबकि ग्रामीण इलाकों में 41% है दूरसंचार का घनत्व। यानी कि दूरसंचार की जो सुविधाएं हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, आईटी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, वो एक समान नहीं है। तो यही क्या है, यही डिजिटल डिवाइड है। यानी कि कुछ शहरों में काफ़ी ज़्यादा है और गाँव में इसका घनत्व है वो कम विकसित हुआ है, तो इसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो ये अंतर सिर्फ ये दिखाई ये नहीं देता कि विभिन्न देशों के बीच में है, तो इन आंकड़ों से ये भी पता चल रहा है कि गाँव में भी इस प्रकार के अंतर आ रहे हैं या देखे जा रहे हैं। थोड़ा सा और जानते हैं, इसको थोड़ा और पता करने की कोशिश करते हैं। इसका जो प्रभाव है सिर्फ ये नहीं कि कनेक्शन कम ज़्यादा है, इसका प्रभाव कनेक्टिविटी के ऊपर भी पड़ता है। आपके इंटरनेट कनेक्शन है उसके ऊपर भी पड़ता है। आप अगर गांव में रह रहे हो और वहाँ से अगर आप इसको वीडियो को देख रहे हो तो आप देखोगे कि वहाँ आप 2 GB या 1.5 GB इंटरनेट लेते हो पर डे के हिसाब से और उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हो। सारा दिन में से 2 घंटे तो आप उसी को बफरिंग ही होती रहती है। तो कनेक्टिविटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है इसका। शहरों में प्रति 2 किलोमीटर पर एक मोबाइल टावर है और जब डिमांड की जाती है तो तुरंत टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती है वहाँ पर। गांव में ख़ास तौर पे आदिवासी बहुल इलाकों में मीलों तक टावर नहीं होते। बाकी गांवों में भी यही हाल है। गांव के एक कोने में या घर के एक कोने में सिग्नल अवेलेबल होते हैं, दूसरे कोने में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये डिजिटल डिवाइड है। तो आज के इस सेशन में हमने समझा आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग, होमशोरिंग, डिजिटल डिवाइड क्या है और टूरिज्म के बारे में थोड़ा डिटेल से जाना। तो ये था हमारा आज का सेशन, इस चैप्टर का लास्ट सेशन। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि हम बेहतर प्रयास करें तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।